देखो एनिलीन के रासायनिक गुण लिखे थे तो एक ही प्रकार की अभिक्रिया हमने लिखी थी, या तो जल से अभिक्रिया और या तो आपने एक और लिखा था अम्ल से अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो एक ही गुण को रिप्रेजेंट करते थे, एनिलीन के क्षारीय गुण को। अभी आगे रासायनिक गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि रासायनिक गुण बहुत सारे हैं इसमें। भैया जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहता है बेंजल्डिहाइड से क्रिया करवाइए। बेटा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO और इसकी अभिक्रिया करवानी है एनिलीन से। बेटा एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। अगर बेटा C6H5NH2 से अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया का तरीका देखो क्या है। O अभिक्रिया कर लेगा H2 के साथ, अगर H2O के साथ अभिक्रिया कर लेगा पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा H2O। और इसके बाद देखते हैं क्या बनता है, तो बना C6H5CH और बेटा इसके बाद आप पाते हो N और N के बाद C6H5। आपने ऐसे पदार्थों का नाम पहले भी रखा है, याद करोगे तो नाम आ जाएगा सिर्फ क्षार। या ऐसे पदार्थों का एक नाम और होता था एल्डीमिन, क्योंकि एल्डिहाइड और एमीन से मिलकर बनता था, ऐसे पदार्थों का नाम एल्डीमिन रखते थे। तो पहली अभिक्रिया हो गई बेंजल्डिहाइड से क्रिया। बेटा अगली अभिक्रिया को लिखेंगे, कहता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अच्छा एथिल एमीन पर तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ी गई थी, लेकिन अभी फेनिल एमीन पर हमने कार्बिल एमीन की अभिक्रिया को नहीं पढ़ा, तो इस पर भी देख लेते हैं। फेनिल एमीन का सूत्र C6H5NH2 और कार्बिल एमीन अभिक्रिया करवानी है तो आपको लेना होता है क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन को। तो मैंने क्लोरोफॉर्म का लिया और क्षारीय विलयन की जगह पर 3KOH को इस्तेमाल कर लिया है। अब बेटा अभिक्रिया भी करवाओगे, देखो सबसे पहला काम 3Cl 3K को लेकर अलग हो जाएंगे, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 3KCl। अच्छा 3K 3Cl को लेकर अलग हो गया, H गिन लो, H गिनोगे 2H, तीसरा H और बेटा 3 तो यहाँ H है तो 6H। इन 3O को लेकर अलग हो जाएंगे तो बनकर तैयार होगा 3H2O। और बेटा मैं देखता हूँ मेरे पास और भी क्या बचता है, तो और बेटा मेरे पास बच रहा है C6H5N और ये C6H5NC। अगर पूछेगा ये क्या है, इसका नाम बताओगे फेनिल आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइड ऐसे साइनाइड को याद रखना, ये विषैला पदार्थ है। अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं कि ये पदार्थ कैसा होता है, विषैला। जितने भी आइसोसाइनाइड कंपाउंड आपको मिलेंगे, तकरीबन सभी आइसोसाइनाइड कंपाउंड जो होते हैं वो प्रकृति में विषैले होते हैं। बेटा अगली रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटिनेशन भी इसको बोलते हैं। और डाई एजोटीकरण में करना क्या है तुमको, हमको सबसे पहले ले लेना है C6H5NH2 और बेटा इसकी अभिक्रिया करवानी है NaNO2 और HCl के सॉल्यूशन से। सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करवानी है। और जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2 पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। अब कहोगे सर जी ये अभिक्रिया कैसे हुई, बेटा ये अभिक्रिया भी आपको एक बार और पढ़ने को मिलेगी, और जब ये अभिक्रिया दोबारा पढ़ने को मिलेगी तब हम बताएंगे कि ये पदार्थ से आप ये पदार्थ कैसे प्राप्त करते हो, और तब इसको डिटेल में भी उसी समय रखेंगे। आज के लिए केवल आप अभिक्रिया लिखोगे और कहोगे समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझ में आएगा उस दिन जब हम लोग कल या परसों की क्लास में इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कैसे हुई है, तब इसको ध्यान देंगे। जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन
डाई एजोनियम, और बेटा क्लोराइड भी लिख लेते हैं। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो इस नाम को याद रखना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेटा अभिक्रिया भी तैयार रखना, इतना ध्यान रखना है, बाकी जो डिटेल होगा वो मैं खुद करवाऊंगा। आप इसको लेकर परेशान ना होना कि सर जी ने इसको पूरा बताया नहीं, इसको अच्छे ढंग से पूरा का पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसको फिर किसी क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है, कहता है क्लोरो बेंजीन से क्रिया, क्लोरोबेंजीन से। अब जान जाओगे क्लोरोबेंजीन से क्रिया करने के लिए कह रहा, अगर रासायनिक गुणों में से बात करेंगे तो अब क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कैसे करेंगे, इसको देखो अच्छा ध्यान देना। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2 होता है, तो दोनों H को अलग अलग लिखो, C6H5NH2। और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखना है तो बेटा क्लोरोबेंजीन तो होता है C6H5 और इसी पे लगा होता है एक क्लोरीन, और अभिक्रिया होगी तो तकरीबन आधे से ज़्यादा बच्चा तो इस बात को समझ जाता है कि H को किसके साथ जोड़ा जाएगा, Cl। अगर H को Cl के साथ जोड़ा जाएगा तो पहला कंपोनेंट तो HCl बनेगा, ये साइड प्रोडक्ट है, और साइड प्रोडक्ट है तो किनारे कहीं लिख दीजिए। मुख्य प्रोडक्ट क्या देखो, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH, और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर से C6H5। अच्छा, इसका तो आपने नाम भी पढ़ा था, 2 बार बेंजीन ग्रुप लगा है और बीच में NH लगा है, तो इसको कहते हैं डाइफेनिल। और क्योंकि NH लगा है उसको पढ़ेंगे एमीन, तो 2 बार बेंजीन इसलिए डाइफेनिल, और बीच में लगा हुआ है 2 बार बेंजीन इसलिए डाइफेनिल, और बीच में लगा हुआ है NH इसलिए एमीन, तो डाइफेनिल एमीन इस कंपाउंड का नाम है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और बेटा अगले नंबर पर अभिक्रिया पढ़ते हैं, ये तैयार रखना। देखो ब्रोमीन से क्रिया, और ब्रोमीन से अभिक्रिया को तो बड़ा ध्यान से याद रखो इसको। क्यों ब्रोमीन से अभिक्रिया को याद रखो, देखो हम सबसे पहले एनिलीन लेंगे, इस बार एनिलीन को ऐसा लिखा गया है क्योंकि अभिक्रिया इस बार फंक्शनल ग्रुप पर नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर पर होने वाली है, और इस पर अभिक्रिया करवाएंगे ब्रोमीन की, जानते हो। और ब्रोमीन डायरेक्ट तो अभिक्रिया करेगा नहीं, इसको सबसे पहले घोल बनाना पड़ेगा। तो जानते हो ब्रोमीन का कैसा विलयन लिया जाएगा, जल में। तो मैं यहां लिखे लेता हूं कि इस बार विलायक का काम कौन करेगा, जल। अगर विलायक जल होगा तो इसको ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन का भी हाइड्रोजन लिखिए, पैरा पोजीशन का भी हाइड्रोजन लिखिए, और फिर से ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन लिखिए। कहोगे सर जी 3-3 हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे, इसलिए हमको Br2 भी चाहिए, कितने, 3। तीनों H इसके 3 Br से अभिक्रिया कर लेंगे तो साइड प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा 3HBr। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या बचा है। तो भैया इसके बाद देखो, मैं तो फॉर्मूला बना देता हूं। टॉप पर था NH2। अब आप खुद सोचें, अगर तीनों कॉर्नर के H ने Br से अभिक्रिया कर ली है तो तीनों कॉर्नर के H की जगह क्या हो गई है, खाली। तो अगर तीनों कॉर्नर के H की जगह खाली हो गई है तो उस खाली जगह पर बचे हुए 3 Br को लगा दीजिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। देखो 6 ब्रोमीन थे, उसमें से 3 ब्रोमीन तो किसके साथ निकल गए थे, H के साथ, और बचे 3 ब्रोमीन को उस खाली H की जगह पर लगा दीजिए। अच्छा, कोई पूछता भी अगर इसका नाम, तो देखो इसका नाम कैसे बताएंगे। ये 1 नंबर का कार्बन हो गया, दूसरे पर ब्रोमीन लगा है, चौथे पर ब्रोमीन लगा है, 5वें को छोड़कर 6वें पर ब्रोमीन लगा है, तो इसको पढ़ेंगे 2, 4, 6, और 3 बार ब्रोमीन लगा है
इसलिए ट्राई ब्रोमो। और बेटा ये भी तो ध्यान दो, सूत्र काहे का था? एनिलीन का। तो लास्ट में इसका भी नाम लिख दो कि ऐसा सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिलीन के फॉर्मूले पे किया गया है। लेकिन अभिक्रिया में एक बात और याद रखो। क्या बात याद रखो? कि अगर हम एनिलीन को ही ले लें, यहां से अब मैं ले रहा बेटा, देखो मैं एनिलीन को ही ले लेता हूं और मुझे अभिक्रिया भी Br2 की ही करवानी है, लेकिन अगर मैं विलायक के स्थान पर जल को ना लेकर कार्बन डाइसल्फाइड को लेता हूं, या मैं किसी कार्बनिक विलायक को ले लेता हूं, अब मुझे इस जगह पे करना क्या है? मैंने इस बार विलायक जल ना लेकर मैंने किसी या तो कार्बन डाइसल्फाइड को ले लिया है या किसी कार्बनिक विलायक को ले लिया है। तो जानते हो इस कार्बनिक विलायक को ले लेने की दशा में अभिक्रिया बदल जाती है। अभिक्रिया में अभिकारक सेम है, इस बार उत्प्रेरक बदल गया है। पहले विलायक जल था, अर्थात आपने ब्रोमीन को कहां पर घोला था? जल में, और फिर अभिक्रिया करवाई थी एनिलीन से। इस बार ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में घोला है और अब अभिक्रिया करवा रहे हो एनिलीन से। तो इस बात को विशेष ध्यान रखो। इस बार मैं केवल आर्थो पोजीशन का और केवल एक पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन लिखूंगा। उससे होगा क्या? कहोगे सर जी दोनों कंपाउंड बनाने हैं। अरे भैया बिल्कुल। पहले तो एनिलीन का छल्ला बड़ा बना लेते। अब ध्यान देने वाली बात है, या तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा ब्रोमीन से, और या फिर पैरा पोजीशन का करेगा, किसी एक ही पोजीशन का करेगा। दोनों पोजीशन का मत करवा देना। तो पहली बार मैं किसका अभिक्रिया करवा के दिखा रहा हूं? आर्थो। जब आर्थो का H इस Br के साथ अभिक्रिया करेगा तो जानते हो क्या बनकर तैयार होगा? HBr। अच्छा, इस H की जगह खाली हो जाएगी तो ऑर्थो की जगह पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, बचा हुआ। अभी मैं और दिखाता हूं कि एक बार और अभिक्रिया इसकी लिखी जा सकती थी। अगर पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की होती, देखो या तो ऑर्थो की दिखाना, और जब पैरा का दिखाने का नंबर आए तो दूसरे सूत्र पर दिखाना। तो एक दूसरा सूत्र बना लिया मैंने। अब ये H अगर Br से अभिक्रिया करता तो HBr को अलग करता, और H की खाली जगह पर दूसरा वाला ब्रोमीन लग जाता, तो दूसरा पदार्थ बनेगा पैरा ब्रोमो। नाम जानते इसका क्या होगा? मैं एक ही में दोनों का नाम लिखे देता हूं। इसका जब नाम लिखोगे तो ऑर्थो, जब इसका नाम लिखोगे तो पैरा, इसका नाम लिखोगे तो ऑर्थो पर ब्रोमीन है, इस पे पैरा पर ब्रोमीन है, तो ऑर्थो या पैरा ब्रोमो। और सूत्र में तो भैया एनिलीन से खत्म ही करना है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा भी पूछ सकता है, अगर दो यौगिक बने हैं, एक ऑर्थो कंपाउंड एक पैरा कंपाउंड बना है, कौन सा पदार्थ कम और कौन सा पदार्थ अधिक बना है? तो इसको याद रखो, ऑर्थो पोजीशन वाला कंपोनेंट जो है वो लेस अमाउंट में बनता है, और बेटा जो पैरा पोजीशन का कंपाउंड है ये अधिक मात्रा में बनता है, मैक्सिमम बनकर तैयार होता है। अरे मैक्सिमम बन के तैयार होता है। एक और काम कर लें, अपोजिट शब्द देखने में अच्छा लगेगा। ये मिनिमम बनता है और वो कैसा बनता है? मैक्सिमम। पैरा पोजीशन ज्यादा बनता है और आर्थो पोजीशन बनता है कम। इसका नाम है आर्थो ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ध्यान रखना है, अगर अभिक्रिया कभी कंप्लीट करने के लिए आई तो कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले इस बात को देखना है कि ये जो अभिक्रिया हमारे सामने दी गई है इस पर विलायक क्या लिखा गया। विलायक जल है, ऊपर वाली अभिक्रिया रहेगी। अगर विलायक है कार्बन डाइसल्फाइड, या विलायक की जगह पे कार्बन डाइसल्फाइड ना लिखकर कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ लिख देता है। कार्बनिक पदार्थ तो जानते ही हो, कार्बन युक्त सब्सटेंस को लिख देता है। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि अभिक्रिया फिर हमें नीचे वाली करवानी है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें से कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, विलायक वाला, यह अभिक्रिया तुमको पूरा करने के लिए दिया जाता है।
कि अब तुमको पूरा करने में से ऊपर वाली अभिक्रिया को अलग ध्यान रखना है, नीचे वाली अभिक्रिया को ध्यान रखना है अलग। अगले नंबर पर आ जाते हैं। बेटा यहां लिख लेते हैं, जगह है क्योंकि थोड़ी सी। अगली अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। अच्छा, नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो एनिलीन ले लो भाई, सबसे पहला काम। तो एनिलीन के फॉर्मूले पर ऊपर लगा रहता है NH2 टॉप पर, और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होनी है। तो नाइट्रिक अम्ल का भी ध्यान रखो, ऑर्थो का भी हाइड्रोजन, मेटा का भी हाइड्रोजन और पैरा का भी हाइड्रोजन बनाना है। जहां जहां के हाइड्रोजन बनाए जाते हैं वही वही हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल को अगर आप HNO3 लिख लेते हो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अगर HNO3 को आप ऐसा लिख लेते हो OHNO2 तो फिर आप बहुत ही अच्छा करते हो। अगर HNO3 लिखते हो नाइट्रिक अम्ल को तो अच्छा ही करते हो केवल। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर आप बहुत अच्छा करते हो। और इसमें से तीर के निशान के ऊपर आपको लिखना होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। पूछेगा ये काम क्या करेगा, इसको क्यों रख दिया? बेटा ये है निर्जलीकारक। ये उन दो पदार्थों को आपस में मिलाने से जो जल बनेगा उस जल को तुरंत अलग कर देगा। अच्छा, अभिक्रिया कैसे होगी, सुनना मेरी बात। या तो ये हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया करेगा, या तो ये H अभिक्रिया करेगा, या तो ये H अभिक्रिया। तीन में से कोई एक ही H अभिक्रिया करेगा। तो मैं सबसे पहले पदार्थ बनाता हूं। अगर, देखो मेरी बात सुनना, अगर यदि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया करता, ये H इस OH से अभिक्रिया करता, पदार्थ पहले कौन बनकर तैयार होता? जल। अच्छा, ये जगह खाली हो जाती कि ना खाली हो जाती? पहला पदार्थ देखो कैसे बनाते। ऊपर तो एनिलीन का फॉर्मूला ही बना रहता, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता नाइट्रो। क्यों? NO2 ही तो बचता, यहां पे लग जाता। इसका नाम होता ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और याद रखो, अगर मेटा पोजीशन का H इस OH से विक्रिया कर लेता तो फिर जल बनता, लेकिन इस बार बचा हुआ ग्रुप मेटा पोजीशन पर आरोपित होता। तो मेटा पोजीशन पर लगा देते NO2। सोचने वाली बात है, अगर ये OH नीचे वाले H से विक्रिया कर लेता, इससे H से विक्रिया कर लेता, तो H OH से विक्रिया करके जल तो बनाता ही, बचा हुआ जो ग्रुप होता उसको पैरा पोजीशन पर स्थान मिलता। अब स्टूडेंट के दिमाग में बात आती, सर जी कौन सा पदार्थ बनता? तीनों बनते, थोड़ा ये बनता, थोड़ा ये बनता, थोड़ा ये बनता। लेकिन इनमें से ही पूछ देता, सर जी कौन सा पदार्थ ज्यादा बनता और कौन सा पदार्थ अधिक बनता? तो देखो मैं बहुत ज्यादा तो लाइनें नहीं लिखने वाला इसमें, मैं इतना लिखूंगा, ऑर्थो पोजीशन वाला कंपाउंड सबसे कम बनता, इससे ज्यादा बनता मेटा पोजीशन का कंपाउंड, और इससे ज्यादा बनता पैरा पोजीशन का कंपाउंड। नाम क्या लिखते? ऑर्थो या मेटा या पैरा, तीन में से एक पोजीशन को लिखते नाइट्रो। और बेटा सूत्र था एनिलीन का। अब पहला तो ये बता डालो, क्या इसका मतलब जानते हो ऑर्थो मेटा पैरा का? मतलब ऑर्थो केवल पढ़ोगे तो मेटा पैरा छोड़ देना, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन इसका नाम है। मेटा पढ़ना तो ऑर्थो पैरा छोड़ देना, मेटा नाइट्रो एनिलीन बीच वाले का, इसका नाम पढ़ दो, ये दो छोड़ दोगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन लास्ट वाले का। बनेगा कौन सबसे ज्यादा? ऑर्थो से ज्यादा मेटा और मेटा से ज्यादा पैरा। अब जब सब चीजें दिमाग से निकलने लगी, इतनी बात ध्यान रखो, जब भी ग्रुप के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी कंपाउंड ज्यादा बनेगा। देखो यहां ग्रुप नजदीक है, NH2 और NO2, कम कंपाउंड बनेगा। यहां ग्रुप के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, ज्यादा बना, और यहां तो ग्रुप बिल्कुल अपोजिट है, इसका मतलब दूरी सबसे ज्यादा है, तो ये पदार्थ सबसे ज्यादा बनेगा। सेम कैटेगरी यहां पर फॉलो हो रही थी, दोनों ग्रुप नजदीक थे, कम बना था, दोनों ग्रुप जस्ट अपोजिट थे, पदार्थ कैसी मात्रा में बना? अधिक मात्रा में। तो जब ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है
तो पदार्थ के बनने की जो अमाउंट होती है वो भी अपेक्षाकृत कैसी हो जाती है, अधिक। तो एक काम करो यार, इसको फिर नोट करो जल्दी से। अच्छा, अगली अभिक्रिया पर अगर आए तो लिखा है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसी को हिंदी में सल्फोनीकरण भी कहते हैं, और सल्फोनीकरण का अर्थ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। और देखो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे करवानी है। बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया यहां करवा दें क्या, जगह बचेगी इससे, हमारा और कोई भी इसका अर्थ नहीं है, बस जगह बचेगी। देखो एनिलीन के फॉर्मूले को अगर बात करोगे तो एनिलीन के फॉर्मूले पर टॉप पे लगा होता है NH2, और सल्फोनीकरण करवाना है तो बेटा आपको चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप इसको HO और HSO3 लिखते हैं तो फिर आप बहुत ही अच्छा करते हैं। और तीर के निशान के ऊपर भी आपको लिखना है कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 दिखा, हमारे दिमाग में एक बात आ गई, भैया ये जल अलग करेगा, ये बेचारा पानी को अलग करने आया है। अब बेटा अभिक्रिया होगी तो केवल और केवल पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, ऑर्थो तो करेगा ही नहीं। अच्छा, ऑर्थो क्यों नहीं करेगा, अब ये अभिक्रिया करवा लेते हैं फिर बात करते हैं। बेटा ये OH इस H के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बनाकर तैयार करेगा जल, और मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास बचता है एक तो टॉप पर NH2, और बेटा नीचे की ओर बचता है SO3 HSO3। तो इस प्रकार से बनकर तैयार होता है कंपाउंड। अब देखो इसका नाम बेटा पूछेगा, तो इसका नाम तो देखो दो प्रकार से पढ़ सकते हो। मैं सबसे सरल प्रकार में चलता हूं, पैरा एमिनो, पैरा पोजीशन पर एमिनो, और फिर पढ़ना है बेंजीन, सल्फोनिक एसिड। अब देखो इसका नाम पढ़ने का तरीका भी तो देख लेते हैं, आखिर क्यों ना नाम पढ़ लिया गया ऐसा। अच्छा बेटा, अगर ये मुख्य पोजीशन ये माना जाए तो बेटा ये ऑर्थो, ये मेटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पैरा। ऊपर के हिसाब से नीचे वाला पैरा, तो नीचे वाले के आधार पर ऊपर वाला। तो अब मैं नीचे वाले के आधार पर पढ़ूंगा, तो नीचे वाले के आधार पर पढ़ेंगे तो NH2 ग्रुप पैरा पर लगा है तो पैरा एमिनो, NH2 को एमिनो, और फिर इसके बाद बेंजीन, सल्फोनिक एसिड HSO3 के कारण। तो ये कंपाउंड ऐसे नाम द्वारा पढ़ा जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्योंकि ऊपर वाले भाग पर हो गई, भैया कुछ जगह बच गई हम लोगों के पास। अब अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। अगली अभिक्रिया लिखा है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। लिख लेते हैं, साल्ट से आपको अभिक्रिया करवानी है। अब कहेगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या है। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, इसको हम देखो किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। हालांकि फॉर्मूला देखोगे कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। एक अभिक्रिया हमने तुमको बताया था और कहा था बेटा ये अभिक्रिया जो है वो तुमको हम किसी दिन डिटेल में बताएंगे, अभी कहा था ना हमने। देखो उस अभिक्रिया में यही पदार्थ तो बना था, बशर्ते ये पदार्थ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था, और बेंजीन रिंग की जगह पे लिखा था C6H5, बस बाकी सूत्र वही है। और इसकी अभिक्रिया बेटा अगर इसकी अभिक्रिया एनिलीन से होता तो एनिलीन को देखो कैसे लिखते हैं, एनिलीन को तो भी ऐसे ही लिखते हैं। और यहां बेटा होता है NH2 होता है क्या, देखो H2 होता है तो H को अलग अलग लिखो। देखो क्या किसी के दिमाग में बात आ रही है कि इस Cl को किससे अभिक्रिया करना चाहिए, H से। अगर H अभिक्रिया कर लेगा Cl से तो देखो पदार्थ क्या बनेगा, पहला तो HCl। बेटा मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता है,
बेटा यहां बचता है N2, फिर यहां बचता है NH, और इसके बाद फिर से एक बार बेंजीन। तो अभिक्रिया में ध्यान रखना Cl किससे अभिक्रिया करेगा H। देखो ऐसा भी होता है कि अभिक्रिया को बहुत लंबे टर्म में याद ना रखो, बस आखिरी बात इतना याद रखो कि इसका Cl उसके H से अभिक्रिया कर लेगा, काम खत्म। अधिकांश अभिक्रियाओं में बच्चा बड़े अवयवों को ध्यान देता है, कहता है इन बड़े अवयवों का क्या होगा। अरे बेटा बड़े अवयवों को बिल्कुल मत याद रखो, याद रखो छोटा अवयव किसके साथ जाएगा, HCl के साथ चला गया, खत्म है, लिख दो, बाकी जो बचा उसको लिख डालो। बड़े अवयवों पर कभी ध्यान ही मत दो, छोटे छोटे अवयवों को अलग करने की कोशिश करो, बाकी बचा हुआ पदार्थ एक साथ लिखा है। अब तुम इसको ध्यान दोगे कि बेंजीन का डाइएजोनियम वाला पार्ट इसके इस पार्ट से जुड़ेगा, ये ध्यान में मत रखो, ये कठिन है, याद रखना क्या आसान है, H किसके साथ जुड़ेगा, Cl, बस ये याद रखो, बाकी जो बचे उनको तो लिखना ही लिखना है। बॉन्ड तुम्हारी इच्छा है बनाओ, तुम्हारी इच्छा है नहीं बनाओ, ऐसे ही बना डालो सारा का सारा। बॉन्ड जबरदस्ती थोड़ी है तुम्हारे ऊपर कि इसको बना करके ही आओगे तभी माना जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर पे देखो लिखते हैं मेथाइल हैलाइड से। अब देखो इस बार ध्यान देना है, मेथाइल हैलाइड से अभिक्रिया करवानी है, मैं करवा के देखो दिखाता हूं, अभिक्रिया बड़ी हो सकती है। बेटा अभिक्रिया यहां से स्टार्ट करेंगे, C6H5NH2, ये एनिलीन का फॉर्मूला है। कहोगे सर जी ऐसा सूत्र नहीं बनाओगे क्या, बेटा अब जरूरत तो ऐसे की नहीं है, कहोगे तो ऐसा भी बना देंगे लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। इसकी अभिक्रिया मेथाइल हैलाइड से होनी है। देखो समझना, मेथाइल का मतलब है CH3, हैलाइड का मतलब है X, और X से पे तो आप FClBrI कुछ भी यूज कर सकते थे, तो मैंने यूज कर रखा है Cl। जानते हो विक्रिया क्या होगी, एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा, बना लेगा HCl। अच्छा जानते हो क्या बचेगा, C6H5 और यहां पर बचेगा NH, क्योंकि जो दूसरा H है वो तो Cl के साथ निकल गया, और जो H हटा है उसकी जगह पर लगा देंगे बचा हुआ CH3। अभिक्रिया और भी एक बार होगी CH3Cl के साथ। अच्छा जानते हो फिर क्या होगा, फिर से ये H इस Cl के साथ अलग हो जाएगा। अगर फिर से HCl के साथ अलग होगा तो एक बार फिर से बनकर तैयार होगा HCl, और ये जो H हटा इसकी जगह पर कौन लग जाएगा, CH3, C6H5N CH3, और यहां तो एक CH3 लगा ही था। अब ध्यान देना एक बार अभिक्रिया और होगी, कहोगे सर जी अब भी होगी, हाँ भैया इस बार भी होगी। और लास्ट स्टेप तो ये समझने वाला है, कहोगे तो क्या बाकी बेकार था, बाकी बेकार नहीं था, बाकी भी काम का था। सुनो और अपने पुराने दिमाग को जगाओ और हमको भी दो चार बातें बताओ। क्या नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, इलेक्ट्रॉन रिच था। ये CH3 और Cl में अगर देखा जाए, आपने CH3 को लिखा था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर को दान कर दिए तो CH3 पर देखो कैसा आ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव, और Cl पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अब सोच समझ के जवाब देना। नाइट्रोजन क्योंकि लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा जोड़ा रखा है, ये CH3 को अपने साथ जोड़ेगा कि Cl को अपने साथ जोड़ेगा, CH3 को, बिल्कुल सही। क्यों जानते हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन अगर इसके पास भी आएगा ना तो ये क्लोरीन को भगा देगा, कहेगा तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, और दोनों लोग इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ना तुमको हमारी आवश्यकता है ना हमें तुम्हारी। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो दे देगा तो बनेगा क्या, C6H5N, एक CH3 ऊपर जुड़ा था, एक CH3 नीचे जुड़ जाएगा ये वाला, और एक CH3 तो था ही सामने,
इस पूरे ग्रुप पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाम पूछे तो देखो ऐसा बताना, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनना केवल। मेथाइल ग्रुप कितनी बार लिखा है? तो ट्राई मेथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। अच्छा, एनिलीनियम क्यों लगाया गया? लास्ट में ईएम लगाया गया, क्यों? पॉजिटिव चार्ज था। तो ट्राई मेथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। तो नाम याद रखना इसको, ये क्वार्टरनरी साल्ट है, चतुष्क लवण जिसको कहते थे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी मेथिल हैलाइड वाली। अगले नंबर पर आ जाते हैं, अगली अभिक्रिया को पढ़ते हैं। लिखा है एसिलेशन रिएक्शन। अच्छा, एसिलेशन रिएक्शन आपने इसके पहले भी पढ़ा है, और पढ़ा है तो सुनो और हमको भी बताओ। एसिलेशन रिएक्शन में बेटा हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं CH3COCl की। किससे करवाते हैं? एनिलीन से। तो एनिलीन का फॉर्मूला तो देखो ये होता है क्या? C6H5 और साथ में होता है NH2। तो क्या NH2 में H 2 बार बना दिया जाए क्या? क्या किसी के दिमाग में कोई बात आ रही है? क्या आ रही दिमाग में बात? HCl। देखो बड़े पार्ट को तो वैसे भी मत ध्यान दो, छोटे पार्ट को देखो। तो Cl किसके साथ अटैच हो रहा है? H के साथ। H अगर Cl के साथ अटैच हो जाएगा HCl, और मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या अवस्था है? CH3CONH और CH3CONH और लास्ट में C6H5। जरा सुनो, कैसे तुम लोग भी नोट करने में बहुत आगे हो। ये वाला पदार्थ अगर इसमें एक भी H और एक्स्ट्रा लिखा होता तो सूत्र होता CH3CONH2। इस पदार्थ को कार्बन टोटल कितने हैं? 2। इसलिए पदार्थ को हम कहते एथेनामाइड। नाम सुनना, अगर यहां एक भी H लिखा होता तो ये होता है एथेनामाइड का फॉर्मूला। लेकिन हुआ क्या है? वो H किया गया है यहां से रिमूव, और उसकी जगह पर बेंजीन वाला ग्रुप लगाया गया है। तो सूत्र तो ये एथेनामाइड का ही था, और उसमें बेंजीन लग गया। तो बेंजीन का नाम जानते हो क्या लिख दिया जाए? फेनिल। और कहोगे सर जी और भी कोई अच्छा काम करना चाहते? तो एक अच्छा काम और करेंगे। ये बेंजीन किससे जुड़ा होगा? N से। तो नाम के शुरुआत में केवल क्या लिख दिया जाए? N फेनिल एथेनामाइड। अगला नंबर चलते हैं। एसिलेशन रिएक्शन के बाद अगली अगर अभिक्रिया को पढ़ेंगे तो बेटा अगली अभिक्रिया है कहता है C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवानी है। भैया अभिक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम तो इतनी समझ सकते हो, नाम कैसे पढ़ें। और इसकी एनिलीन से अभिक्रिया होनी है C6H5NHH। देखो अभिक्रिया कैसे करवानी है। क्या पुरानी अभिक्रिया में देखो कोई डिफरेंस है? हाँ भैया, CH3 की जगह पर केवल क्या लिखा है? C6H5, बाकी तो सेम है। तो अभिक्रिया का तरीका भी सेम है कि Cl अभिक्रिया करेगा H से और बनाकर तैयार करेगा HCl। अब बेटा देखो इसमें से अभिक्रिया को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो HCl के बाद बचेगा क्या? C6H5CONH और बाद में C6H5। फिर तुम कहोगे सर जी कार्बन 2 थे तो एथेनामाइड कहा था, इस बार तो बेंजीन का ग्रुप लगा है, बेंजनामाइड। बेंजनामाइड। और एक चीज जरा ध्यान दो, नाइट्रोजन पर फेनिल जुड़ा है ना, तो एन फेनिल बेंजनामाइड। SO2Cl। तो फिर यहां भी SO2 और यहां भी एक चीज ध्यान रखो, देखो CO नहीं SO2, और क्योंकि सूत्र है SO2 तो फॉर्मूला लगता जाएगा। और फिर एक चीज और है
क्योंकि CO यहां पे नहीं था, SO2 था, तो भैया इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। बेंजीन सल्फोनामाइड। एक काम और करोगे, इसको भी चेंज करोगे, डाईएजो एमिनोबेंजीन। डाईएजो एमिनोबेंजीन। अरे देखो, ध्यान रखो एक चीज और, अगर आपसे कभी अभिक्रिया आ जाए C6H5COCl, इसको कहते हैं एसिलेशन रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन रिएक्शन। और तुम्हें पता है अभिक्रिया हमें लिखनी थी यही वाली, लेकिन अब इसको ध्यान रखोगे। बेंजोइलेशन और एसिलेशन में जानते हो रिएक्शन में यहाँ CH3 था, यहाँ पर क्या है C6H5। तो क्या देखो, ये बताओ क्या अभिक्रिया करवा नहीं पाओगे तुम लोग? बस CH3 की जगह पे क्या लगा देना है, C6H5। तो ये तुम लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। इसको तुम लोग अपना सॉल्व करोगे और इसका आंसर निकाल के लाओगे। क्या है आंसर इसका निकलता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। लिखता है COCl2 से रिएक्शन। अच्छा, COCl2 का नाम जानते हो? इसका नाम फॉस्जीन गैस था, विषैली गैस थी ये, और इसकी अभिक्रिया होनी है एनिलीन से। देखो कैसे लिखेंगे, एनिलीन को देखो लिख लो C6H5NH2, NH2 में 2 H लिखो, नीचे भी C6H5NH2 में 2 H लिख लो। अब इसके बाद लिखो आप COCl। तो देखो कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O Cl Cl। कहोगे ऐसा लिखने से क्या हुआ? भैया ऐसा लिखने से देखो एक फायदा हो गया, ये H इस Cl से अभिक्रिया कर लेगा और ये H अभिक्रिया कर लेगा नीचे वाले Cl से। अगर दोनों ने अभिक्रिया कर ली तो बनकर तैयार होगा HCl। और मैं कहता हूं मेरे पास क्या बचता है, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो देखो बचता क्या है, C6H5NH, C6H5NH, और यहां पर बचता है CO। अब इसको भैया नाम का है, थोड़ा डिटेल में देखो। एक सूत्र तुमने पढ़ा है यूरिया का, देखो कैसे नाम, इसको डायरेक्ट पढ़ोगे तुम्हें कठिन लगेगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, यही तो होता है। अब इस सूत्र को बनाने के लिए किया क्या है उसने, मैं बताता हूं। उसने यहां से भी एक H हटाया है और यहां से भी एक H हटाया है, और उन हटे हुए H की जगह पर C6H5 को जोड़ दिया है। जरा देखो, ये सूत्र सेम है, C6H5NH, C6H5NH, फिर CO, फिर CO, फिर NH, NH, फिर C6H5, फिर C6H5। अच्छा कहोगे सर जी इसको क्यों बताया इतना? इतना इसलिए बताया कि नाम इसी से निकलेगा। यूरिया के सूत्र में 2 बार बेंजीन लगा है ना, तो इसका नाम है डाई फेनिल यूरिया। यूरिया के फॉर्मूले में 2 बार बेंजीन ग्रुप लग गया, डाइफेनिल यूरिया का निर्माण हुआ। एक काम करते हैं, एक और अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और बेटा ये लास्ट रासायनिक अभिक्रिया होगी, लिखा है CH2 से क्रिया। इसको कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, और इससे अभिक्रिया करवाओगे। अभिक्रिया का तरीका लगभग सेम है। CH2 से करवाओगे, देखो क्या होगा, C6H5NH2, एक और नीचे लिख लो C6H5NH2। और बेटा इसकी अभिक्रिया होनी है कार्बन डाइसल्फाइड से। सूत्र देखो कार्बन डाइसल्फाइड का है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। कहोगे सर जी इस अभिक्रिया से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भैया समझ में, दोनों का H अभिक्रिया किससे करेगा, S से।
दोनों का H अगर S से विक्रिया करेगा पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा H2S। अब देखते हैं मेरे पास बचता क्या है। देखो मेरे पास बनकर तैयार हो रहा है C6H5NH और नीचे भी C6H5NH, C6H5NH और नीचे भी C6H5NH और बेटा बीच में लगा है CS, तो इन दोनों में CS। अब जरा फिर से ध्यान देना, इस सूत्र और इस सूत्र में कोई फॉर्मूले का डिफरेंस नहीं है, केवल एक अवयव को छोड़कर। इसमें CO लिखा है और इसमें CS लिखा है, और जानते हो अगर O की जगह पर S आ जाए तो बस नाम में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, नाम के शुरुआत में थायो लगा दिया जाता है। तो अब इसका नाम देखो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डाइफेनिल, और जब यूरिया का नाम पढ़ रहे हो तो भैया थायो यूरिया लिख देना, और कुछ भी नहीं। यूरिया का ही फॉर्मूला है, बशर्ते ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर को लगा दिया गया है। इसको जल्दी से नोट करो, बचे हुए समय पर एनिलीन का उपयोग पढ़ लेते हैं जिससे ये कंपाउंड पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो जल्दी से इसको नोट करो। ऊपर वाले में HCl, यहां पर इसको कहां, अच्छा तुम ये कह रहे थे कि 2HCl है, अरे 2HCl कर लो, उसका कोई फर्क नहीं खास। मतलब तुम्हारा कहने का एक H यहां से Cl करेगा तो एक HCl वो हो गया, एक H यहां Cl से विक्रिया करेगा एक HCl, 2HCl लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेकेंडरी कंपोनेंट है और प्राइमरी भी होता, मुख्य यौगिक भी होता तो बैलेंसिंग इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता है जितना कि निर्माण किया गया पदार्थ। तो निर्माण किया गया पदार्थ आप सही लिखे, बैलेंसिंग चलेगा उसका, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। फिर उपयोग, अच्छा उपयोग क्योंकि बिल्कुल ही सरल होते हैं इसके। पहला स्याही के निर्माण में जो इंक बनकर आती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको जितनी भी इंक मिल रही है वो सारी की सारी इंक एनिलीन से ही बनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंक जो है वो एनिलीन से बनती है। कुछ इंक तो कार्बन ब्लैक से भी बनती है या अन्य पदार्थों से भी बनती है। अगला नंबर है कहता है रंजक के रूप में, रंजक का मतलब इससे और भी कलर बनाए जा सकते हैं। अगला नंबर है कहता है प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, ये तो यूनिवर्सल यूज है, किसी भी उपयोग में किसी भी उपयोग है पदार्थ का उस पर लिख करके आ जाओ, ठीक है। अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ये भी भैया ऐसा ही है। लास्ट में चलते हैं, कहता है रबड़ उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो रबड़ की सफाई प्रक्रिया के दौरान भी एनिलीन का प्रयोग करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास पे।